नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया जहान तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने अगर ये शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ भी लिया। तो शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। फिक्र आपकी में आज हम सबसे पहले आपको भारतीय सेना की सुरक्षा का गेम चेंजर त्रिकोण दिखाएंगे। मैदान जंग में दुश्मनों और आतंकियों के दिल दहलाने के लिए भारत ने कई अनोखे हथियारों और टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर दिया है। इसमें लेटेस्ट है भारतीय सैनिकों का बारूदी भाला, जिसके दर्शन बस थोड़ी देर में हम आपको कराने वाले हैं। इसके अलावा तौकीर रजा, ये नाम तो आपने सुना होगा, कट्टर मजहबी एजेंडा चलाने में अव्वल है। तौकीर रजा अब चाहते हैं कि देश में ऐसा सेंट्रल बोर्ड बने जिसमें कुर्बानी देने को तैयार लोग शामिल हों। थोड़ी देर में इस बयान और इसके पीछे छिपे नैरेटिव को डिकोड करेंगे। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। तौकीर रजा की तरह आज हत्या और रेप का दोषी राम रहीम भी पॉलिटिकल खबरों के इंडेक्स में ट्रेंड कर रहा था। इसकी वजह वही पुरानी है, सजा के बीच जेल से बाहर निकलने वाली छुट्टी। आखिर राम रहीम को 4 साल में से 266 दिन जेल से बाहर बिताने की इजाजत कैसे मिल गई? क्या इसके पीछे वोट चार्जर वाली कृपा है? मालदीव ने अपने 28 द्वीपों की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी है। चीन का मोहरा बन चुके मोइज़ू का अचानक हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? आज उनके बदलते मन वाला कैलेंडर भी आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस आज ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। हिंसा के पीड़ित हिंदू समुदाय से मुलाकात की। वहां पर उन्होंने कहा कि देश को संकट की स्थिति से बाहर निकालने के लिए लोगों को बांटने की बजाय एकजुट करना चाहिए। उनकी ये अपील जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों पर कितना असर डालेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और दिल्ली में 15 अगस्त के दिन झंडा कौन फहराएगा, इसकी तस्वीर आज साफ हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी वो चेहरा अब नहीं होंगी, लेकिन केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के एक मंत्री ही निभाएंगे। दिल्ली के एलजी ने ये जिम्मेदारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंपी है। फिक्र आपकी में, लेकिन आज शुरुआत भारत की जल, थल और नभ वाली त्रिकोणीय शक्ति से करते हैं। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारत ने सुरक्षा का एक गेम चेंजर त्रिकोण बना लिया है। इस त्रिकोण का पहला आधार है जवानों के कंधे पर भारत का बारूदी भाला। इस भाले में आगे मौसम की चुनौतियां, दुर्गम पहाड़ों का चैलेंज या फिर घने जंगलों का अंधेरा, सब कुछ बौना नजर आता है। एलओसी से एलएसी तक भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन पर बारूद बरसाने के लिए तैयार है। भारत की सुरक्षा के गेम चेंजर त्रिकोण का दूसरा आधार है आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारी, वो भी घने जंगल वाली। जम्मू में छिपे 55 आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना स्नाइपर्स, ड्रोन और आधुनिक हथियारों और तकनीक की मदद ले रही है। सेना की इस तैयारी में आतंकियों के अंत की गारंटी है। ये उन 200 आतंकियों के लिए भी डर की बड़ी वजह है जिन्हें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लॉन्च पैड्स पर तैनात किया गया है। और भारत की सुरक्षा का तीसरा गेम चेंजर है दुश्मन को हैराने वाली भारत के फाइटर जेट्स की तरंग शक्ति। तमिलनाडु के सुलूर में भारत के फाइटर जेट्स सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें शामिल दुनिया के 30 देश भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात भारत के उस खतरनाक बारूदी भाले की करते हैं जिससे दुनिया में अभी से खलबली मच गई है। आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जिस तरह बाजुओं और कंधे की ताकत की मदद से भाले से प्रहार किया जाता है, ठीक उसी तरह यह मिसाइल कंधे पर रखकर लॉन्च की जा रही है। पलक झपकते ही यह मिसाइल निकली और टारगेट पर सटीक प्रहार किया। यह भारत की मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका डीआरडीओ ने जैसलमेर में सफल परीक्षण किया है। दिखने में यह मिसाइल आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। आप ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इससे भारत का बारूदी भाला क्यों कहा जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में पिछले 2 वर्षों में आपने इस तरह के कई वीडियोस देखे होंगे। पिछले 2 वर्ष में यूक्रेन ने अमेरिका से मिली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की मदद से रूस के सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। सिर्फ मिसाइल को कंधे पर रखा और लॉन्चर की मदद से उसे टारगेट की तरफ हिट कर दिया। इस तरह के हमले से जान माल का जोखिम सबसे कम होता है
और आसानी से एक अटैक में ही कई दुश्मनों को मारा जा सकता है। ये मिसाइल अब भारतीय फौज के तरकश में दिखाई देगी, यानी राजस्थान का रेगिस्तान हो या फिर LAC और LAC के दुर्गम पहाड़ या फिर जम्मू के घने जंगल। भारत की यह मिसाइल दुश्मन पर कमर तोड़ प्रहार के लिए पूरी तरह से तैयार है। 26 सेकंड का ये वीडियो भारत के शौर्य का ट्रेलर है। जैसलमेर के रेगिस्तान में DRDO ने जो किया वो भारत की डिफेंस पावर का प्रमाण है। ये वो बदलते भारत की रक्षा शक्ति है जो चीन और पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। कंधे से मिसाइल के छूटते ही ये हवा में तेजी से बढ़ी और अगले 3 सेकंड्स में इसने टारगेट को धुआं कर दिया। स्लो मोशन में भी इस मिसाइल की रफ्तार मारक है। इससे टैंक तबाह किए जा सकते हैं, इससे आर्मर्ड गाड़ियां तबाह हो सकती हैं, इससे हेलीकॉप्टर को जमींदोज किया जा सकता है। यह रात और दिन दोनों के लिए डिजाइन की गई है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का वजन 15 किलो से भी कम है। इस मिसाइल की रेंज 2.5 किलोमीटर है और सबसे खास बात, ये भारत की मेड इन इंडिया मिसाइल है। यह मिसाइल कैसे काम करती है इसे इस एनिमेशन से समझिए। ये लेजर गाइडेड मिसाइल है, यानी ये हवा में उड़ने वाले टारगेट को ट्रैक करते हुए अटैक करती है। और दूसरी बड़ी बात, इस मिसाइल का इंजन ऐसे कोई निशान नहीं छोड़ता जिससे कि इस मिसाइल को ट्रैक किया जा सके, यानी ये अपने साथ ज्यादा धुआं छोड़ते हुए नहीं जाती। इसे आप DRDO की टेस्ट की गई इस मिसाइल में भी देख सकते हैं। इसमें स्लो मोशन में देखने पर यह मिसाइल टारगेट को बिना धुआं छोड़े हिट करती है और टारगेट नेस्त नाबूद हो जाता है। यही वजह है कि इस मिसाइल को भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। अब ये देखिए कि आतंकियों के खिलाफ भारत की घने जंगल वाली तैयारी क्या है। जम्मू के जंगलों में भारतीय फौज ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टारगेट पर हैं जम्मू के 55 आतंकी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड से घुसपैठ के लिए तैयार करीब 200 से ज्यादा आतंकी। और भारतीय सेना एक गोली, एक दुश्मन और एक निशान के ध्येय वाक्य के साथ आतंकियों की मौत का टिकट काटने में जुटी हुई है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने भारतीय सेना की इन अभूतपूर्व तैयारियों पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखकर आपको हैरानी भी होगी और देश प्रेमी होने के नाते खुशी भी होगी। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक ना हो। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू में ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ये वो शूरवीर हैं जिन्होंने ठान लिया है कि जम्मू में एक्टिव हो चुके आतंकियों की कब्र जरूर खुदेगी। ये देखिए, यहाँ पर ये ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल खास तौर पे एंटी टेरर ऑपरेशंस में किया जाएगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किया जाएगा। ये जंगल के झाड़ियों के अंदर जा सकता है, जहाँ हम खुली आंख से या बड़े ड्रोन से जो हम ना देख पाए। अब भारतीय सेना के इन स्नाइपर्स को देखिए। एक गोली, एक दुश्मन, एक निशान, यही इन स्नाइपर्स का मूल मंत्र है। ये भारतीय सेना के स्पेशल स्नाइपर कमांडोज हैं जो यहाँ पर घंटों तक रहते हैं। अब 10 घंटे तक इसी तरीके से बैठ सकते हैं। इससे ज़्यादा भी बैठ सकते हैं हम। लेकिन अभी 10 घंटा हो गया अभी बैठे हुए। आतंक के खिलाफ इस सबसे बड़े ऑपरेशन में सेना स्पेशल ड्रोन्स की भी मदद ले रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल खास तौर पे एंटी टेरर ऑपरेशंस में किया जाएगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किया जाएगा। ये जंगल के झाड़ियों के अंदर जा सकता है, जहाँ हम खुली आंख से या बड़े ड्रोन से जो हम ना देख पाए। ये जंगल के अंदर जाके उस जगह अच्छी तरह से निगरानी कर सकता है। भारतीय सेना आतंक के खिलाफ सबसे बड़े तलाशी अभियान के साथ मॉक ड्रिल भी कर रही है।
और ऐसे में ये देखिए यहाँ पर जो घंटी है अलर्ट की वो बज चुकी है और ये देखिए किस तरीके से जवान जो है अब यहाँ पर अलर्ट हुए हैं और इसके बाद ये जवान जो है अपना मोर्चा संभालेंगे। ये देखिए पोजीशन लेते हुए और अब यहाँ से आगे की तरफ जवान जो है वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ से जो यहाँ पर जो अलर्ट की घंटी है वो बजी है। भारतीय सेना के इन शूरवीरों को सिर्फ कुछ पल आराम के लिए मिलते हैं और जब अलर्ट का सायरन बजता है तो सब कुछ भूलकर दुश्मन के पीछे दौड़ते हैं ताकि हम अपने घरों में महफूज रह सकें। और अब बात करते हैं भारत में चल रहे उस हवाई युद्धाभ्यास की जिसमें राफेल, मिराज, मिग, तेजस जैसे लड़ाकू विमान अपना दम दिखा रहे हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन की वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी हवाई क्षमताओं से दुश्मनों की नींदें उड़ा रहे हैं। इस अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति 2024, जिसका पहला चरण पिछले 7 दिनों से तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस के पास चल रहा है। ये तस्वीरें वहीं की हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, मिग 29K और तेजस के साथ साथ रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टर भी अपनी मारक शक्ति दिखा रहे हैं। इस अभ्यास का पहला चरण इस महीने की 6 तारीख को शुरू हुआ था, जो कल समाप्त होने वाला है। इसके बाद अभ्यास का दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच जोधपुर के वायुसेना स्टेशन में होगा। भारतीय वायुसेना की तरंग शक्ति एक्सरसाइज की जा रही है और इस एक्सरसाइज में भारत के साथ हिस्सा ले रहे हैं 50 से ज़्यादा देश और यहाँ पर अपनी वायु शक्ति का दमखम दिखाया जा रहा है। इस वक्त आपको आसमान में जो एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है ये भारतीय वायुसेना का तेजस विमान है, जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा काल के भी 7 से ज़्यादा साल पूरे कर लिए हैं। इस लड़ाकू विमान की ताकत को अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने भी सराहा है। ये आकाश मिसाइल सिस्टम है। आकाश मिसाइल सिस्टम जिसे कि भारत का अपना आयरन ड्रोन सिस्टम कहा जाता है, जो कि आकाश में उड़ते हुए किसी भी हेलीकॉप्टर को, किसी भी ड्रोन को ध्वस्त कर सकता है। इस मिसाइल का नाम अस्त्र है, जिसे DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। ये स्वदेशी हथियार बियॉन्ड विजुअल रेंज की तरह काम करती है, यानी कि इसे हवा से हवा में दागा जा सकता है। खाली आत्मनिर्भर ही नहीं, हम लोग एक टेक्नोलॉजी लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स अभी इंक्रीजिंगली एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मिसाइल का नाम निर्भया मिसाइल है, जिसे हाल ही में DRDO ने इसका परीक्षण किया था और ये सबसे बड़ी खास बात इस मिसाइल सिस्टम की है कि इसे ज़मीन से और सी से, सबमरीन से इसे फायर किया जा सकता है। ये तस्वीरें भारत के लिए बहुत सुखद हैं। दक्षिण एशिया में भारत एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में खुद और मजबूत करता जा रहा है खुद को। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों को जल्द से जल्द ऑल आउट कर दिया जाएगा और आगे मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कई अलग अलग मोर्चों पर भारत के लिए युद्ध और टेरर इनकाउंटर्स की तस्वीर बदल देगी। अब बात करते हैं एक ऐसे धार्मिक नेता की जो अक्सर बोलते बोलते शायद धर्म शब्द का मतलब भूल जाते हैं, जो अक्सर धर्म की बात करते करते कट्टर बातें करने लगते हैं और इस बात पर विवादों का ऐसा तूफान आ जाता है कि मूसलाधार राजनीति होने लगती है। नाम है तौकीर रजा। ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा और यकीन मानिए जब भी ये नाम सुना होगा किसी ना किसी विवादित और नफरत भरे बयान की वजह से ही सुना होगा। अब तौकीर रजा ने विवादित बयानों की पिच पर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में नफरत की आग लगी हुई है। इन्होंने क्या कहा, कहां कहा, क्यों कहा, किसको टारगेट करते हुए कहा, सब बताएंगे। लेकिन पहले इनकी विशेष चाहत और मंशा को भी जान लीजिए। IMC
यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा चाहते ये हैं कि देश में सेंट्रल कुर्बानी बोर्ड बने। आपको सुनकर आश्चर्य भी हो रहा होगा, आखिर एक धर्म गुरु की ये कैसी चाहत है। तौकीर रजा ने कहा है कि देश में एक मुस्लिम सेंट्रल बोर्ड बनना चाहिए, जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो कुर्बानी देने का जज्बा रखते हों, जिसके फैसले को कभी मुसलमान आंख बंद करके मान लें। इनका कहना है कि मुसलमानों को अपने वजूद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। आरोप यह है कि देश में मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाया जा रहा है। इनको दुख इस बात का है कि देश में मुसलमानों की कोई इज्जत और हैसियत नहीं है। ये इस बात को लेकर अत्यंत दुखी हैं कि मुसलमानों पर लव जिहाद के आरोप लगते हैं, और सबसे ज्यादा दुखी इस बात को लेकर हैं कि ये देश गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में तौकीर रजा ने इस तरह के विवादित बयान दिए। इस कार्यक्रम में तौकीर रजा के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी शामिल थे। इनके अलावा देश के कई मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। कार्यक्रम का नाम था मुस्लिम लीडरशिप समिट 2024। इसकी अध्यक्षता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी नदवी ने की थी। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इसका आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के 3 मकसद थे। पहला, मुस्लिम समुदाय में प्रतिनिधित्व, दूसरा, मुसलमानों का सशक्तिकरण, और तीसरा, मुस्लिम समुदाय की प्रगति। ऐसे कार्यक्रम से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण और प्रगति का अधिकार मुस्लिम समुदाय को भी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसे मंच का एजेंडा और नैरेटिव तौकीर रजा जैसे लोग हाईजैक कर लेते हैं। उनका पूरा बयान सुनिए, इसके बाद विवादों वाला पूरा इतिहास भी हम आपको बताएंगे। तजवीज रखता हूं कि एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाए, बोर्ड बनाया जाए, जिसमें तमाम जिम्मेदार बावकार जो शख्सियात हैं और जिनके बारे में ऐसा महसूस होता है कि इनमें मिल्लती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का शौक है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। ऐसी शख्सियत को तलाश कीजिए, ऐसे लोगों का एक बोर्ड बना दीजिए और अपने सारे इख्तियारात, पूरी कौम, हम तमाम मिलकर खड़े होंगे, नौमानी साहब खड़े होंगे, हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर खड़े होंगे और हम ये कहेंगे कि इस बोर्ड को पूरी मिल्लत की तरफ से तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अब मिल्लत की जिम्मेदारी है कि इस बोर्ड का जो फैसला हो उसे आंख बंद करके मंजूर किया जाए। अभी तो हमें अपने वजूद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। वो जैसे जावेद साहब ने बताया कि वो जिस आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान में मुसलमान का कोई वजूद उनकी नजर में नहीं है। मुसलमान को 2 नंबर का शहरी लोग कहते हैं कि बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान 2 नंबर से ज्यादा नीचे जा चुका है। मुसलमान की कहीं इज्जत, कहीं कोई औकात है नहीं। तौकीर रजा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नेताओं से लेकर मुस्लिम धर्म गुरु तक इसे अपने अपने हिसाब से मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी के नेता तौकीर रजा को पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली नसीहत दे रहे हैं, वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु इस बयान को सही बता रहे हैं। तौकीर रजा की 100 पीढ़ियां भी पैदा हो जाएंगी ना, तब भी उनका गजवाए हिंद करने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान संसदीय लोकतंत्र से चलने वाला एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र को अगर कोई इस्लामी राष्ट्र समझता होगा तो उसकी औकात उसको संविधान के दायरे में दिखाई जाएगी। अब टीम वर्क से काम चलेगा, तो आप निकल के आइए, हिंदुस्तान में दौरा कीजिए, 5-6 जो आपके अच्छे लोग हैं उनको लीजिए, उनके बाद लेके मुस्लिम क़यादत की बात कीजिए। कुर्बानी होती है टाइम की, आप टाइम दीजिएगा ये भी कुर्बानी में आ जाएगा। आप अगर अपना थोड़ा सा पैसा दीजिएगा, उसमें कंट्रीब्यूट कीजिएगा तो ये भी कुर्बानी में आ जाएगा। तो पॉजिटिव लेके चलें, हम निगेटिव क्यों लेके जाएं? कुर्बानी देने का मतलब जिसकी जैसी नियत वैसा समझे। तो मौलाना तौकीर रजा के बयान को किस अंदाज में लिया जाए, ये अपना अपना जहन है, अपनी अपनी फिक्र है। मेरा तो मानना ये है कि मौलाना तौकीर रजा ने कौम का दर्द बयान किया। देखिए, आप मार रहे हैं, आप चीखने भी नहीं देना चाहते हैं, आप सोचते चीखे भी नहीं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा की जुबान से ऐसे शब्द निकले हैं। अब आपको तौकीर रजा के बयानों और इनके विचारों वाला संक्षिप्त परिचय भी दे देते हैं, जिससे इन्हें समझना हर किसी के लिए आसान हो जाएगा।
तौकीर रजा ने ज्ञानवापी पर कहा था कि अयोध्या मामले पर तो सारा झूठ सहन कर लिया, लेकिन अब सहन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि फवारे को शिवलिंग समझकर कानून और धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे पहले साल 2022 में एक सभा के दौरान तौकीर रजा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जिस दिन मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, हिंदुओं को भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा और पीछे जाएं तो साल 2007 में बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ उन्होंने फतवा जारी कर उनका सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपए इनाम में देने का ऐलान किया था। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। उन्होंने 2001 में अपनी राजनीतिक पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना की थी। तौकीर रजा की ख्वाहिश राजनीतिक है और काफी खतरनाक है। वो चाहते हैं कि एक ऐसी संस्था बने जिसकी हर बात मुस्लिम समुदाय के सभी लोग आंख मूंद करके मान लें और आवश्यकता के अनुसार कुर्बानी भी दे दें। सीधे शब्दों में वो मुस्लिम समुदाय के इकलौते और वेरीफाइड ठेकेदार बनना चाहते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि मुस्लिम समुदाय इस तरह के नेताओं और धर्मगुरुओं के रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित होने वाला नहीं है। हम एक ऐसे बाबा की बात करने जा रहे हैं जिस पर भगवान का तो पता नहीं, लेकिन सत्ता की कृपा घनघोर बरस रही है, और इस बाबा का नाम है राम रहीम, जो वैसे तो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है, लेकिन कानून की फाइल में इसकी पहचान हत्या और रेप के दोषी के तौर पर दर्ज है। राम रहीम के बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर फिक्र के वो दर्शक थोड़ा और परेशान हो सकते हैं जिनकी छुट्टियां दफ्तर में अप्रूव नहीं हो रही हैं। लेकिन जेल में सजा काट रहा राम रहीम अपनी लीव एप्लीकेशन अप्रूव कराने का चैंपियन बन चुका है और उसकी छुट्टियों पर एक बार नहीं सरकारी मोहर बार बार लग रही है। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राम रहीम एक बार फिर 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आ गया है। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम में रहेगा। यहां पहुंचकर राम रहीम ने एक 23 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है, जिसे हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख पर बार बार बरसने वाली इस कृपा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राम रहीम को इसी वर्ष जनवरी में भी 50 दिन की पैरोल मिली थी। वैसे हो सकता है कि सब कुछ नियमों के तहत हो, लेकिन लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर है कि राम रहीम की जगह अगर कोई और कैदी होता तो क्या उसे भी सत्ता से पैरोल और फरलो वाला आशीर्वाद ऐसे ही मिलता? और वो भी तब जब 2 दिन पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या पैरोल दी जाए। अब हम राम रहीम को लेकर आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकती। कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर राहत वाला चढ़ावा बाबा पर चढ़ता रहता है। गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में सजा काट रहा है, लेकिन अब तक उसे 10 बार जेल से पैरोल या फरलो मिल चुकी है। 2020 में राम रहीम 1 दिन के लिए जेल से बाहर आया। 2021 में 2 दिन जेल से बाहर रहने की उसे इजाजत मिली। 2022 में 91 दिन तक राम रहीम ने पैरोल और फरलो का सुख उठाया। 2023 में 101 दिन तक राम रहीम पर आजादी वाली कृपा बरसती रही और 2024 में पैरोल और फरलो वाला ये नंबर 71 दिन का हो जाता है। ऐसे में अगर देखें तो पिछले 4 साल में गुरमीत राम रहीम पर 266 दिन जेल से बाहर रहने की कृपा रही है। यानी राम रहीम को इतनी स्पीड से पैरोल और फरलो मिलती है जैसे वो कैदी ना होकर जेल का कोई विजिटर हो जो कुछ समय के लिए जेल में घूमने आता है और फिर बाहर चला जाता है। सवाल यह है कि इस बाबा पर पैरोल और फरलो वाला इतना चढ़ावा कैसे चढ़ रहा है। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। कोर्ट ने ऑर्डर किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि जी ऑपरेटिव अथॉरिटी आ वो इसका डिसीजन करे, तो सानू पता सी उन्होंने डिसीजन की करना, वो पता सी उन्हें पैरोल देनी आ हुण 21 दिनों की होगी, गाह मुड़ 21 दिनों तो बाद फिर आऊगे मुड़ के। हुण शायद उन्होंने खुल मिल गए तो 10 वारी भी कर देंगे, तो शायद अंदर ही ना भेजने भी हो सकता।
फरलो इस करके मिली है कि वो एक बंदी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ कैदी ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जेल मैनुअल ਹੁੰਦਾ और उस के मुताबिक मिली और उस तो बाहर जाके कुछ नहीं किया। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਫਰੋਲ ਤੇ ਕਦੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਦਾ। सवाल दरअसल ये है कि आखिर किसकी कृपा से बार बार राम रहीम की लीव एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है? क्या इसमें सियासत का भी बड़ा रोल है? क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो फरलो और परोल मिली है उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। 2022 की अगर बात करें तो पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली थी और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की परोल मिली और 2 दिन के बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने थे। इसके बाद जब अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को 40 दिन की परोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। 25 नवंबर 2023 की अगर बात करें तो राजस्थान में वोटिंग होनी थी। उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था और अब अक्टूबर या नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राम रहीम 21 दिन की फरलो पर बाहर है। इसीलिए सवाल तो उठेंगे और सवाल उठाया जा रहा है कि राम रहीम पर यह कृपा कहीं वोट चार्जर वाली कृपा तो नहीं है। वैसे अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, फरलो और परोल में कुछ फर्क होते हैं। जैसे फरलो सिर्फ सजा याफ्ता कैदी को मिलती है जबकि परोल विचाराधीन कैदी को भी दी जा सकती है। इसके अलावा फरलो वो छूट है जिसे जेल में बंद कैदी स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त करता है। इसे कैदी का अधिकार माना जाता है जबकि परोल के लिए वजह जरूरी होती है। साथ ही अच्छे आचरण पर भी निर्भर करती है। इस खबर को फिक्र वाले लेंस से देखें तो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, ये भेदभाव नहीं करता। लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह सजा भी वीआईपी और सामान्य कोटे की होती है? हो सकता है राम रहीम को जो परोल और फरलो मिल रहा है वो नियमों के तहत ही हो, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा? इस पर जरा विचार कीजिएगा। और अब आपके स्वाद से जुड़ी एक खबर और इसकी शुरुआत एक सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या लहसुन सब्जी है या मसाला? आप कहेंगे कि भला इससे हमें क्या मतलब? हमें तो खाने से मतलब है। हम लहसुन की चटनी बनाकर खा लेते हैं, अचार बनाकर खा लेते हैं, मसालेदार सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं, दाल में तड़के के लिए प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यही सवाल कोर्ट में पिछले 9 वर्ष से बहस का मुद्दा बना हुआ है और अब जाकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इसे मसाला नहीं सब्जी माना है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है। जाहिर है इस मसले का एक आम इंसान से लेना देना नहीं है, लेकिन किसान, व्यापारी और कमीशन एजेंटों के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का ये फैसला बहुत मायने रखता है। और इसीलिए हम इस लहसुन वाले केस के सारे छिलके एक एक करके उतारने की कोशिश करेंगे ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। सबसे पहले इंदौर बेंच के फैसले के बारे में आपको बताते हैं। 23 जुलाई को हाई कोर्ट के जस्टिस S.A. धर्माधिकारी और D. वेंकटरमन की खंडपीठ ने लहसुन को सब्जी बताते हुए 3 फैसले दिए थे और ये फैसला अब जाकर सार्वजनिक हुआ है। कोर्ट के आदेश की पहली बात यह है कि लहसुन जल्दी खराब होता है और इसलिए ये एक सब्जी है। दूसरी बात यह कि लहसुन को सब्जी बाजार और मसाला बाजार दोनों जगहों पर बेचा जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में लहसुन के बिकने से किसानों को फायदा होगा। तो भले ही लहसुन सब्जी और मसाला दोनों बाजार में बेचा जाए, लेकिन ये है सब्जी ही। और ये फैसला सार्वजनिक होते ही अब इस मामले की क्रोनोलॉजी भी ट्रेंड करने लगी है। वर्ष 2015 में किसानों के एक संगठन ने मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड से लहसुन को सब्जी मानने का अनुरोध किया था। मंडी बोर्ड ने प्रस्ताव पारित करके लहसुन को सब्जी की श्रेणी में शामिल कर लिया, लेकिन फिर कृषि विभाग की एंट्री हुई।
कृषि विभाग के मुख्य सचिव ने मंडी बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया और कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1972 का हवाला देते हुए लहसुन को मसाले की श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन यह मामला शांत नहीं हुआ और इसी के बाद लहसुन को लेकर कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो गया। वर्ष 2016 में आलू प्याज लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ये मामला लेकर इंदौर की निचली अदालत पहुंच गया। वहां सिंगल जज के सामने करीब 1 साल तक सुनवाई हुई। जज ने वर्ष 2017 में कमीशन एजेंट एसोसिएशन के हक में फैसला सुनाया और लहसुन को सब्जी माना। लेकिन तब कोर्ट का यह फैसला कारोबारियों को रास नहीं आया। उनका तर्क यह था कि इस फैसले से कमीशन एजेंटों को फायदा होगा, किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। और इसी तर्क के साथ वर्ष 2017 में ही हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 5 साल तक इस मामले की सुनवाई की और जनवरी 2024 से 2017 के फैसले को पलटते हुए लहसुन को फिर से मसाले की श्रेणी में रख दिया। यानी इस बार कमीशन एजेंटों के खिलाफ फैसला आया। कमीशन एजेंटों ने इसके बाद मार्च 2024 में फिर से आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए एक पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में डाली और इस बार यह केस जस्टिस धर्माधिकारी और जस्टिस वेंकटरमन की बेंच के सामने आया। हाईकोर्ट ने लहसुन को सब्जी माना। लहसुन को आमतौर पर मसाला माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग भोजन में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि लहसुन एक पौधा है और तकनीकी रूप से इसे सब्जी के वर्ग में डाला जा सकता है। लेकिन कोर्ट में जो लड़ाई पहुंची है उसके पीछे कमीशन वाला गणित है। दरअसल लहसुन मसाला है या सब्जी, ये मामला राजस्थान में भी उठा था। राजस्थान के विक्रेताओं के मुताबिक सब्जी मंडी में बेचने पर बिचौलिए 6% कमीशन देते हैं, लेकिन अनाज मंडी में बिचौलिए केवल 2% कमीशन देते हैं। यही वजह है कि बिचौलिए चाहते हैं कि लहसुन मसाला ही बना रहे, इससे उन्हें कम कमीशन देना पड़ता है, जबकि किसान चाहते हैं कि लहसुन सब्जी में गिना जाए ताकि उन्हें फायदा हो। राजस्थान वाला ये उदाहरण काफी हद तक मध्य प्रदेश पर भी लागू होता है। सब्जी और अनाज मंडी दोनों में लहसुन बेचने की आजादी किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। यानी सारा खेल कमीशन का ही है। खैर, बात लहसुन के आइडेंटिटी क्राइसिस की हो रही है तो ऐसी और भी कई वस्तुएं हैं जिन्हें लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। इसमें एक नाम टमाटर का भी आता है। टमाटर को सब्जी माना जाता है, लेकिन विज्ञान के अनुसार टमाटर एक फल है क्योंकि ये फूल से उगते हैं और इसकी संरचना फलों जैसी होती है। इसी तरह से खीरा, मटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी भी फल की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये भी फूल से उगते हैं, लेकिन इनका उपयोग सब्जी के तौर पर किया जाता है। इसलिए कम लोग ही जानते हैं कि ये वैज्ञानिक तौर पर फल हैं या सब्जी। वैसे बात सब्जी और मसाले से शुरू हुई थी तो दोनों में अंतर को आसानी से समझने के लिए हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है। सब्जियों में पौधे के कुछ विशेष हिस्से जैसे पत्तियां, जड़ें, तने, फल और फूल होते हैं, जबकि मसालों में अधिकतर ऐसे बीज, छाल, जड़, फूल और पत्तियां होती हैं जिनमें आमतौर पर पानी की मात्रा काफी कम होती है। सब्जियों में विटामिन, खनिज और फाइबर होता है, जबकि मसालों में सूक्ष्म पोषक तत्व और खुशबू होती है। सब्जियों को हम मुख्य भोजन के रूप में पकाकर या कच्चा खाते हैं, जबकि मसालों का इस्तेमाल कम मात्रा में करते हैं। इसे स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों में अगर देखा गया है कि उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और वो नरम होती है, जबकि मसालों में पानी की मात्रा कम होती है और खुशबू ज्यादा होती है। सब्जी भोजन का मुख्य हिस्सा होता है, जबकि मसाला स्वाद और सुगंध के लिए इस्तेमाल होता है। सब्जी भोजन में ज्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि मसाले की मात्रा काफी कम होती है। सब्जी मुख्य भोजन कहलाता है, जबकि मसाला सहायक के रूप में काम करता है। सब्जी में हल्का या प्राकृतिक स्वाद होता है, जबकि मसाले में तीव्र केंद्रित स्वाद और सुगंध होती है। बात जहां तक लहसुन की है तो दुनिया के कई देशों में लहसुन हेल्थ और फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसकी वजह है लहसुन का एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन केमिकल ताकतवर एंटीबायोटिक है। इसमें पेनिसिलिन जैसी खूबियां होती हैं। लहसुन में सल्फर बड़ी मात्रा में होता है। लहसुन एक नेचुरल ब्लड थिनर भी है, यानी खून को पतला करता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनके लिए लहसुन लाभकारी है।
इसके अलावा लहसुन मौसमी बुखार को दूर करने में कारगर होता है। फिक्र आपकी में आज एक बार फिर पंजाब के मोहाली वाले जंडपुर गांव की बात भी करते हैं। कल इसी शो में हमने आपको ये दिखाया था कि कैसे इस गांव की नौजवान सभा ने यहां रहने वाले यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों के खिलाफ भेदभाव वाले फरमान जारी किए थे। पूरे गांव में बाकायदा भेदभाव वाले प्रतिबंधों के पोस्टर लगा दिए गए थे। ये मुद्दा नेशनल मीडिया की हेडलाइन बना था। हमने क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव करने वाली इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर ये हुआ कि आज गांव की नौजवान सभा ने वो पोस्टर हटा दिए हैं। पुराने पोस्टरों की जगह अब नए पोस्टर गांव में लगाए गए हैं, जिनमें प्रवासी शब्द की जगह किराएदार, मकान मालिक और गांव में रहने वाले लोगों को भी नियमावली का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर दोनों पोस्टर हम दिखा रहे हैं। पुराने पोस्टर में प्रवासी शब्द लिखा हुआ था। इसके बाद अब जो नए पोस्टर लगाए गए हैं उनमें प्रवासी की जगह किराएदार शब्द लिखा गया है। वैसे एक विरोधाभास ये भी है कि इस गांव में रहने वाले ज्यादातर किराएदार यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर ही हैं। वैसे इस विमर्श को रिकॉल कराने के लिए आज हम एक बार फिर भेदभाव के नियमों की फिक्र वाली गाइड आपके लिए खोल रहे हैं। पुराने नियमों के अनुसार यूपी बिहार के लोगों के लिए गांव में पान, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खाने पर रोक लगाई गई थी। रात 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं घूम सकता था। एक कमरे में 2 से ज्यादा लोगों को रहने की इजाजत नहीं थी। प्रवासी मजदूरों के लिए कूड़ेदान अनिवार्य था। कोई बाहरी अगर गांव में जमीन खरीदता है तो कमरा नहीं बना सकता था। पंजाब के गांव से उठा ये विवाद आज बॉर्डर पार कर बिहार तक जा पहुंचा। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बिहार सरकार कड़ा फैसला लेगी। पंजाब से बिहार तक आज कैसे इस खबर पर हलचल रही, 2 राज्यों से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मोहाली के खरड़ नगर काउंसिल के जंडपुर गांव में जो बोर्ड लगाए गए थे जिनमें प्रवासी मजदूरों को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए थे, उनको अब हटा लिया गया है। वहां पर प्रवासियों की जगह किराएदार कर दिया गया है और यहाँ तक कि जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी नियम लागू किए गए हैं। बदला क्यों आप लोगों ने? क्योंकि बदलना तां पिया क्योंकि कई पिंड के भी लोग इस तरह के है जो नशा पता करते हैं, इदा गंद पाते हैं, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट या होर नशे करते हैं। आप मानते पहले गलती हुई, सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ पे लिख दिया गया सब? नहीं, गलती नहीं, प्रवासी मजदूर ज़्यादा करते सी, करके गलती नहीं सी वो भी। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा, ये बात मैं करूँगा। पंजाब जा रहे हैं आप? अगर इस तरह का खबर आया है तो आकलन करने जाएंगे, क्योंकि हमें चिंता है कि हमारे किसी भी बिहारी भाई को कुछ भी नहीं हो। पहले हमारा एक एक बिहारी पूरे दुनिया में जहां भी है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार संकल्पित है कि उस बिहारी के साथ कोई अन्याय या अत्याचार नहीं करे। और अब आज की सबसे शॉकिंग खबर। पिछले 3 दिन से ये न्यूज़ नेशनल मुद्दा बनी हुई है। देश के करोड़ों लोगों का खून खौल रहा है। निर्भया कांड के 12 साल बाद कोलकाता में फिर वैसी ही क्रूरता दिखी है। मामला आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर देश में आक्रोश है। आज का अपडेट ये है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें बर्बरता और रेप की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर गैंगरेप की आशंका भी जताई जा रही है। इस मामले को लेकर कोलकाता समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से हजारों मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में महिला डॉक्टर का शव मिला था। आज सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सिहरन पैदा करने वाले तथ्य सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ मर्डर से पहले रेप की पुष्टि हो गई है। मौत होने तक उसका गला दबाया गया था। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। दोनों आंखों से खून निकल रहा था। चश्मे का शीशा आंख में धंसा हुआ था। सिर और मुंह से खून बह रहा था। बाएं पैर, गर्दन और होंठ पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 3 से 5 बजे के बीच उसकी हत्या की गई।
इस क्रूर विवरण के आधार पर वारदात में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। शक गैंग रेप का है। लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। आज इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में बहस हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुछ हैरान करने वाले दावे किए गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि कॉलेज ने आत्महत्या की बात बताई और 3 घंटे तक शव देखने नहीं दिया। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि हमें लगा कि लड़की ने आत्महत्या की, इसीलिए ऐसा कहा। इसके पीछे हमारा कोई इरादा नहीं था। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि आत्महत्या की बात बताई गई तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। शव दिखाने में इंतजार कराया गया तो कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया, तो दूसरी जगह उनकी नियुक्ति क्यों हुई? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस जज ने कहा कि यदि प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद छोड़ा तो एक गंभीर बात है और उन्हें 12 घंटे के भीतर दूसरी नियुक्ति दे दी गई। प्रिंसिपल को काम से रोकें, उन्हें लंबी छुट्टी दें, नहीं तो हम आदेश पारित करेंगे। इस बीच आरजी कार अस्पताल में सेमिनार रूम के पास मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसी सेमिनार रूम में लेडी डॉक्टर का शव मिला था। आरोप लग रहे हैं कि सबूत से छेड़छाड़ के लिए ऐसा किया जा रहा है। कोशिश ये है कि सीबीआई जब जांच के लिए यहां आए तो उसके हाथ कुछ न लग पाए। ये आरोप बहुत गंभीर है। इस मामले में कोलकाता से दिल्ली तक सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। इतना कम्युनिटी को सर्व करके फिर उसे क्या मिला, ये सोच सोच के इतना गुस्सा आता है। मतलब ये सिर्फ डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हुआ है, ये एक लड़की के अगेंस्ट, एक फेलो सिटीजन के अगेंस्ट हुआ है। मतलब हम वेट करेंगे क्या कुछ और, किसी और का कुछ होने का, तब हम जाके आंखें खोलेंगे। यही चाहते कि कोई तो एक सेंट्रल लॉ हो और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमें पूरा बैकअप मिले। लॉ सेट करे जो हमें प्रोटेक्ट करे। हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। हम नाइट ड्यूटीज करते हैं, हम सबकी जान बचा रहे, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए कोई नहीं है। आपने कहा कि बेटों को बचाओ, ये नहीं, तुम गलत हो, ये देखो क्या हुआ। पेल्विस में भी एक फ्रैक्चर है। लगता है कि ये कितना भी शक्तिशाली हो, मगर एक आदमी के लिए या पूरी तरह करना बहुत मुश्किल है। इट इज ब्रूटल। मैंने पहले से ही कहा, इट्स इनह्यूमन एंड इट इज द हेनियस क्राइम और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ये इट्स अ सेकंड निर्भय। We want resignation of the health minister as well as chief minister. सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इस पर आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है, ये और भी चिंताजनक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह है कि अगर इसमें 1 से ज्यादा व्यक्ति शामिल हैं तो वो कौन है? क्या सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है? कहीं उन लोगों को कोई राजनीतिक संरक्षण तो हासिल नहीं है? उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब सीबीआई जांच से जरूर मिलेंगे। अब फिक्र के डेटा कैप्सूल के सेवन का समय हो गया है। ये नए डेटा पर आधारित खबर है जिसे आपको जानना चाहिए। अगले 12 वर्षों में देश में महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? क्या आपने कभी सोचा है? ये घटेगी या फिर बढ़ेगी? इसी अंतराल में भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में कहां खड़ा होगा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट से मिले हैं। हमने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है और रिपोर्ट की बड़ी बातें आपके लिए निकालकर फिक्र का डेटा कैप्सूल तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 12 वर्षों में यानी वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 152.2 करोड़ हो जाएगी, जो मौजूदा समय में करीब 140 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की आबादी का प्रतिशत 48.5 था, जो 2036 तक 0.3% बढ़कर 48.8% हो जाएगा। इसके अलावा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात में भी बढ़ोतरी का अनुमान रिपोर्ट में किया गया है। 2011 की जनगणना में
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 थी, जो 2036 में बढ़कर 952 हो जाएगी। इस रिपोर्ट में देश की युवा और बुजुर्ग आबादी से जुड़ा एक फिक्र बढ़ाने वाला डेटा भी है। व्यक्तियों की आयु अनुपात के अनुसार रिपोर्ट में जो अनुमान दिया गया है वो ये कहता है कि अगले 12 साल में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या घटेगी, जबकि इसी अवधि में 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, यानी युवा कम होंगे और बुजुर्ग बढ़ेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण प्रजनन दर में कमी आना है। जनसंख्या वाले डेटा कैप्सूल की बात हो गई, अब चर्चा डिजिटल भुगतान वाले डेटा की भी कर लेते हैं, चाहे हम हो या आप। आजकल ज्यादातर लोग किसी भी लेन देन के लिए अक्सर यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि यूपीआई के जरिए देश में लेन देन की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। सरकार के आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। जो नए आंकड़े सामने आए हैं ये बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शन 36% बढ़े, 60 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। इस दौरान 4122 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 44 लाख करोड़ था। उस दौरान 2762 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए थे। अगर पूरे वित्त वर्ष के आधार पर देखें तो 2023-24 में यूपीआई से 13,113 करोड़ का भुगतान हुआ, जिसकी वैल्यू 200 लाख करोड़ थी। वित्त वर्ष 2022-23 में 8,371 करोड़ यूपीआई लेन देन हुए, जिसकी वैल्यू 139 लाख करोड़ थी। वित्त वर्ष 2021-22 में 84 लाख करोड़ के 4,596 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मोदी 1.0 में जिस डिजिटल क्रांति की बात कही जा रही थी, जिस तरह से कैश पर निर्भरता को कम करने पर जोर था, वो मोदी 3.0 आते आते कामयाब होता हुआ दिखने लगा है। लोग अब कैश पेमेंट मोड से दूर हो रहे हैं। डिजिटल क्रांति वाले इस दौर में उनकी निर्भरता और भरोसा दोनों डिजिटल पेमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं के खिलाफ जो माहौल और नैरेटिव बना हुआ है, उसे डिफ्यूज करने के लिए वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस लगातार कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों के जरिए लोगों तक अपना संदेश भी पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस आज ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ये बांग्लादेश में हुई हिंसा पर मरहम लगाने की कोशिश है। ढाकेश्वरी देवी मंदिर का दौरा करने से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के मन में एक उम्मीद जगी है। शायद इसके बाद उनके लिए हालात बेहतर हो जाएं। फिक्र आपकी में अब रफ्तार से देश दुनिया की टॉप 9 खबरें देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत 15 अगस्त की खबर से। 15 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के एक दल से मिलेंगे पीएम मोदी। हर एथलीट को 15 अगस्त को लाल किला आने का न्योता भेजा गया है। कल शाम को राष्ट्रपति से मिलेगा पेरिस गया ओलंपिक दल। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ जमानत की मांग की है। कांग्रेस की आज की बैठक में राहुल गांधी और खड़गे के सामने ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और महासचिव कुमारी शैलजा के बीच जबरदस्त विवाद और तू-तू मैं-मैं में कुमारी शैलजा ने उदय भान पर पक्षपात का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार के बदले सुर, बोले लोकसभा चुनाव में पत्नी को बहन के खिलाफ उतारकर गलती की, राजनीति को घर परिवार से बाहर रखना चाहिए। इसी सूत्रों से खबर, जम्मू कश्मीर का चुनावी कैलेंडर अगले हफ्ते जारी कर सकता है चुनाव आयोग। 5 चरणों में कराया जा सकता है मतदान। इस हफ्ते गृह मंत्रालय के साथ बैठक के बाद तारीखों पर फाइनल फैसला होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हर घर तिरंगा रैली में लिया हिस्सा। तिरंगा लेकर समर्थकों के साथ सड़क पर पैदल चले गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ के धमतरी और गरियाबंद में नक्सलियों के गढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। जमीन के कई फीट नीचे गड्ढे के अंदर से 38 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। बेंगलुरु में बीच सड़क बस का ब्रेक फेल, बस ने 3 बाइक और 2 कारों को मारी टक्कर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रदर्शन, हिंसा के दौरान लापता परिजनों की तस्वीरों के साथ जताया विरोध।